गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। आप लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल होने वाली जूनियर असिस्टेंट परीक्षा यानी कि जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जूनियर असिस्टेंट परीक्षा उत्तराखंड के लिए 5 मार्च को होनी है। उसके लिए हिंदी विज्ञान के सामान्य अध्ययन के प्रश्न कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज शुरुआत करते हैं और आज ये हमारा लास्ट सीरीज होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने क्या किया है आप लोगों के लिए सहेजा है। तो ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न। किसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में होती है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या चीज है? देखिए, दो तरह के बल होते हैं, एक आसंजक बल होता है और एक होता है संसंजक बल। ठीक है, तो इसमें जो आपका कारण है ये क्योंकि आपस में मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, यही इसी कारण क्या है, ये चिपकते नहीं है। अगला है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? एक सेकंड। हाँ, संजक बल मैंने जो है ना आपको बताया, यानी आपस में नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका आसंजक बल क्या होता है, इनके मध्य में नहीं होता है। क्योंकि संसंजक बल जो होता है वो अपने मध्य लगने वाला बल होता है, आसंजक बल दोनों के मध्य लगने वाला यानी अलग अलग के मध्य लगने वाला बल होता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा ए। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण केश नली का दाब यानी केशिका तो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं पानी का एक विशेष गुण होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो ताप वो आयतन होता है अधिकतम होता है, घनत्व तो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है और आयतन बढ़ जाता है पानी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्याही के प्रवाह के लिए किस तरह के पेन गुरुत्व के साथ साथ केशिका की प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है गुरुत्व के साथ, ध्यान देना है दोनों चीज़ों का। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गुरुत्व के साथ केशिका यानी केशिका के नियम का सब कौन करता है? फाउंटेन पेन करता है। और गुरुत्व के साथ साथ केशिकात्व की क्रिया का जो करता है वो होता है बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बादल वायु में तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो बादलों के वायु में तैरने का जो कारण है वो कम घनत्व होता है उनका। तो यानी वायु से घनत्व उनका कम होता है, इसलिए वो तैरते रहते हैं। दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। तो आप लोग जानते हैं दूध का मतलब है लेक्टो। कहीं पर दूध आए तो लेक्टो आएगा, तो लेक्टोमीटर के द्वारा ठीक है नापा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? तो ये अब किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग और ऊर्जा संरक्षण। तो ये जो निर्धारित है ये जो आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, यदि पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या हो जाएगा? वो धीमी हो जाएगी। कारण ये है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जी का मान क्या हो जाएगा वहां पर? गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे लोलक की घड़ी यानी लोलक घड़ी धीमी हो जाती है।
या शीत ऋतु में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ने के कारण आवर्तकाल घट जाता है, ठीक है, जिससे घड़ी तेज हो जाती है। तो इसमें हमारा जो प्रश्न यानी कि जो उत्तर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाएगा बी, केवल दो, सॉरी ए, केवल एक। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, शीत ऋतु में लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ती नहीं है, घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हो जाता है कि लंबाई घट जाती है, जिससे आवर्तकाल क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि ऐसा हो जाता तो ये हमारा सही होता। तो हमारा उत्तर है केवल एक, ठीक है। तो केवल एक उत्तर है। अगला है, यदि, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि एक लड़की बैठने की अवस्था में झूला झूल रही है और यदि वो खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो आप जानते हैं, ठीक है, धातुओं में अधिकतम होता है। सबसे कम गैस, निर्वात में बिल्कुल नहीं होता, गैस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, धातुओं में सबसे ज़्यादा, और जहाँ पर आता है वो स्टील की बात आती है तो स्टील में सब ज़्यादा होता है। डेसिबल किसकी तीव्रता मापने के लिए है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए तरंग दैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में सही प्रदर्शित हैं। तो इसमें हमारा यानी कि बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है कि जो बढ़ रहा है वो कौन सा होगा? इसमें एक्स किरणें सबसे छोटी हैं, फिर एक्स किरणों के बाद आता है दृश्य किरणें, ठीक है, यानी तरंगे जिसमें हम सूर्य की रोशनी होती है, रोशनी वाली होती है, प्रकाशित किरणें। फिर आती हैं औरक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। फिर माइक्रो किरणें आती हैं जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा डी, ये वाला। अगला है, एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या प्रत्यास्थ तरंगे? तो हम जानते हैं, अभी ऊपर दिया था, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो हमारा प्रकाश है वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। कंपित तार के गुणों के अध्ययन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कंपित तार या जहां पर भी कंपन का मीटर है वहां पर क्या कहता है? सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? पराबैंगनी, अवरक्त या गामा या कृष्ण जो है ना एक्स किरणें? तो अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। अवरक्त किरणें जब ऊपर जाती हैं तो उन्हीं को क्या किया जाता है, जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन गैसें आदि, उनको अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के वेग को प्रभाव नहीं करता है? दाब, ताप, आर्द्रता और घनत्व। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है? देखिए, आर्द्रता प्रभावित करता है। आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ताप प्रभावित करता है, लेकिन उल्टा, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की जो चाल है, वेग है, कम हो जाएगा। घनत्व भी, घनत्व जो है जैसे बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। इसलिए तो जो धातुएं होती हैं उनका, जो उनमें ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिक होता है। तो दाब पर निर्भर नहीं करता इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? तो अवरक्त, विद्युत चुम्बकीय, रेडियो तरंगे या पराश्रव्य तरंगे? तो आप लोग जानते हैं कि जो चमगादड़ होते हैं वो पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। तो तरंगे ये सुनने के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। अपश्रव्य, जो नहीं सुन सकते, कुत्ते वगैरह जो है ना उसको सुनते हैं, जानवर सुनते हैं। और श्रव्य, यानी कि आप जो अपश्रव्य हैं उनका 20 हर्ट्ज से जो आवृत्ति होती कम होती है। मानव के सुनने की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 होती है, और इसी को बोलते हैं श्रव्य। और फिर 20,000 से ऊपर वाली होती है पराश्रव्य। तो ये पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दर्पण के सामने खड़ा है जिसमें इसका प्रतिबिंब समान ऊंचाई का परंतु पतला दिखाई देता है।
तो वो कौन सा यानी दर्पण है? तो क्या वो अवतल दर्पण है, और अवतल और गोलीय दर्पण है, उत्तल गोलीय है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उत्तल और बेलनाकार है, या क्षैतिज अक्ष पर उत्तल और बेलनाकार है? तो इनमें किस प्रकार का होगा? तो देखिए, अवतल और उत्तल दोनों नहीं होगा, क्योंकि अवतल में भी और उत्तल में भी, ठीक है, एक अभिसारी एक अपसारी है। तो या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उत्तल और बेलनाकार है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायु का अपवर्तनांक कांच से क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है? तो इनमें समुद्र का पानी किस कारण जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? तो जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो वस्तु जिस रंग की दिखाई पड़ती है ना, तो सिर्फ उसी रंग का परावर्तन करती है, नहीं विवर्तन करती है, वापस भेजती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेती है, इसलिए उसी खास रंग की वो दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला ही उत्तर हो जाएगा। जल के अणुओं द्वारा नीला रंग को छोड़ करके अन्य रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है। अगले प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अब जानते हैं, दोनों में से बताइए, परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है? तो इनमें से दोनों में से कौन सा होता है? या विक्षेपण होता है। तो सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है, किसके द्वारा? जो पानी की बूंदें होती हैं उनके द्वारा। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, यही वाला है, ऊपर वाला। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिघटना जिम्मेदार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, या आंतरिक परावर्तन? तो इनमें जो हमारे तीनों है ना, परिक्षेपण भी है, जो विक्षेपण जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है, अपवर्तन भी है, आंतरिक परावर्तन भी है। तो इसके लिए क्या है? सभी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है आंख से, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वो किसके द्वारा है? आंखों की होने वाली बीमारियां हैं। एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब साबुन के बुलबुले अवशोषित होते हैं, नहीं, जब साबुन के बुलबुले को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो क्या होता है? तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, आवेश बढ़ने पर इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम, ठीक है, क्लोरोड? ठोसों की बात कर रहा है, तो इसमें आपको ठोस देखना है। तो इसमें जो है ना, ग्रेफाइट अच्छा। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन सा जो है अधातु है जो विद्युत का चालक है? तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और डायमंड और C60 ये जो है कार्बन के अपरूप हैं। एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है, आवेश ऋणात्मक, धनात्मक आवेश से विद्युत उदासीन, या धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश दोनों होता है उसमें, चालक की बात कर रहा है। तो इसमें एक अच्छा चालक है जिसमें विद्युत धारा बहती है, तो क्या होता है? विद्युत उदासीन होती है। अगला है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, धारा को, बोल्टता को, धारा और बोल्टता दोनों को, परिभाषा की बात कर रहा है। तो जो ओम का है वो क्या करता है? नियम, वो धारा और बोल्टता को दोनों को यानी संबंध बताता है। उसमें जो है ना, ये ध्यान मत रखिएगा कि प्रतिरोध को क्या करता है? परिभाषित करता है, बिल्कुल नहीं करता, धारा और वोल्टता को ही बताता है।
जो सुरक्षा फ्यूज है उसे बनाने में, यानी कि जो फ्यूज होता है उसे निर्माण करने में प्रयुक्त धातु कैसी होनी चाहिए? तो अति न्यून प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, बिल्कुल नहीं, गलनांक निम्न होना चाहिए। एक बात याद रखिए, जहां गलनांक निम्न है वही उत्तर होगा। तो न्यूनतम गलनांक तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, न्यून प्रतिरोधकता या उच्च प्रतिरोधकता। यदि उच्च प्रतिरोधकता हो जाएगी, ठीक है, तो जो है यानी कि और न्यून गलनांक, यही क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध यानी कि जो फ्यूज है वो उच्च प्रतिरोधकता और उसका न्यूनतम गलनांक होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? इन्वर्टर, यूपीएस, अपचाई ट्रांसफार्मर या उच्चाई ट्रांसफार्मर? तो ना तो इन्वर्टर होता है ना यूपीएस होता है। यूपीएस किस में लगाया जाता है? कंप्यूटर में। ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई का मतलब होता है कि उच्च उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देता है, इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है। इन कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित है, ये भी सही है। पहला दूसरा बिल्कुल सही हो गया। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। तो इसके तीनों हो जाएंगे, डी उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक कौन है? तो रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है, फर्मी नहीं होता। फर्मी जो है ना, नाभिकी जो नाभिक हैं दोनों, उन नाभिकों के बीच की दूरी यानी कि उनकी जो त्रिज्या वगैरह है उनके बीच की दूरी नापने के लिए होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग होता है। तो कौन मंदक के रूप में प्रयोग है? मंदक का उपयोग होता है, मंदक का मतलब होता है मंदन उत्पन्न करना, तो न्यूट्रॉनों को कम करने में। ठीक है, यानी न्यूट्रॉनों की जो गति है उसे कम करने के लिए मंदक का उपयोग होता है। इन तत्वों में कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? जर्कोनियम, यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम। तो इनमें कौन सा नहीं है? तो जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमताएं अपने आरोही क्रम में किस प्रकार होती हैं? देखिए, अल्फा सबसे क्या होता है, भारी होता है, तो भेदन क्षमता सबसे कम होगी। गामा सबसे हल्की होती है तो इनकी सबसे ज़्यादा होगी। जानते हैं आप लोग, वैसे समझ लीजिए। भारी यानी व्यक्ति क्या होता है, कम तेज दौड़ता है, हल्का बहुत तेजी से दौड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है कि किस क्रम में, अवरोही की बात कर रहे हैं, नहीं घटते हुए क्रम में। तो गामा हो गया, बीटा हो गया, फिर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, तो पहले मैं डोपिंग बता देता हूँ क्या होता है। डोपिंग जैसे नशा होता है ना, यानी खिलाड़ी नशा करते हैं तो उसको डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग का मतलब होता है अपद्रव्य पदार्थ मिलाना जिससे कि शक्ति बढ़ जाती है, तो उनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी चालकता जब बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पहला और चौथा हमारा क्या है? उत्तर सही है। तो इसमें आंसर है हमारा डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब यानी इसलिए तो डोपिंग की जाती है, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाए। जो चालकता बढ़ेगी तो जो है प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न है, पी टाइप अर्धचालक में इसमें होते हैं छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत कम वाहक होते हैं। यानी बहुसंख्या में क्या होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। बस ये है, इसका उत्तर ये हो जाएगा।
अगला है जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ यानी सिलिकॉन से जो बनाया जाता है, आर्सेनिक को सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों होते हैं, तो किस प्रकार का परिणाम देता है, तो किस प्रकार का ये परिणाम देगा, तो जो ये परिणाम देगा वो हमारा होता है एन टाइप। ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन एन टाइप बनाता है और जर्मेनियम पी टाइप बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत किस प्रकार के होते हैं? आयाम मॉडुलित, आवृत्ति मॉडुलित, अमॉडुलित या वेग मॉडुलित। वैसे यहाँ पर आयाम और आवृत्ति दोनों होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आयाम मॉडुलित ले सकते हैं। यदि दोनों में से एक यानी कि चुनना हुआ तो आयाम मॉडुलित। वैसे उत्तर हमारा दोनों है। प्रचार के मोड के अनुसार रेडियो तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा भेजी जाती हैं? तो ये किसके द्वारा भेजी जाएंगी? अंतरिक्ष तरंग संचरण के द्वारा, बिल्कुल। आकाश तरंग संचरण, यही तो एक ही बात है। फिर है पृथ्वी तरंग संचरण, हाँ सही है। तो सभी उपरोक्त क्या है? सभी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विषम पद का चयन करें। माइक्रोवेव, कोएक्सियल, प्रकाशिक तंतु और मुड़ा हुआ तार। देखिए, कोएक्सियल, मुड़ा हुआ तार और प्रकाशिक तंतु ये सभी वायर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव जो होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, ये वेव होती हैं, इनको चलने के लिए किसी भी प्रकाश की यानी किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रोवेव जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु केबल का उपयोग दूरसंचार प्रक्रिया में किया जाता है, जिसे फाइबर ऑप्टिकल्स बोला जाता है, जिसके कारण यानी कि वास्तव में इस समय क्रांति आ चुकी है, जिससे संचार बहुत तीव्र हो गया है, जिसके कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये जो इसका सिद्धांत है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्योंकि प्रकाशिक तरंग है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो संचार उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पुनर्निर्देशित संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए, यानी यहाँ से भेजा जाता है संचार, फिर वहाँ से संचार क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है और फिर उसे प्रसारित कर दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध का जमना, रासायनिक परिवर्तन समझ लिए उस परिवर्तन कहा जाता है जो एक बार हो गया ना फिर दोबारा नहीं हो सकता है। दूध जमने के बाद दूध को फिर हम दोबारा दूध नहीं बना सकते। फल का पकना, जल का वाष्पन, कोयले का जलना। तो जल को वाष्पित करके भाप बना के फिर हम जल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की खासियत ही यही है कि एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा हम उस यानी प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सकते। अगला प्रश्न है, मानक दाब और ताप पर कौन से द्रव हैं, यानी सामान्य अवस्था में कौन सा द्रव है? हीलियम, क्लोरीन, मरकरी और ब्रोमीन। इनमें से हमको क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो आप जानते हैं मरकरी भी क्या है? एक धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव में पाई जाती है। तो 2 और 4 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कांच क्या है? तो कांच जो है वो एक अतिशीतित द्रव है, ये पूछा गया है। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव है। अगला प्रश्न है, क्षारों के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? तो सॉरी, क्षारकों के संबंध में कौन सा एक क्या है? कथन सही है? तो इसमें
सभी क्षारक क्षार हैं, कोई भी क्षारक क्षार नहीं है, क्षारों के अलावा कोई भी क्षारक नहीं है, सभी क्षार क्षारक हैं। आप ध्यान दीजिए, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है, यही वाला सही है। सभी क्षार तो क्या है, क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो साइट्रिक यानी सिट्रिक अम्ल है या साइट्रिक एसिड, वो मुक्त रूप में किस में होता है? इमली, दूध, सेब और नींबू। तो जो क्या होते हैं यानी कि खट्टे वाले होते हैं फल, उनमें पाया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा नींबू है। चलिए अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ों से विद्युत आवेशित रेत को फेंक करके कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है, आर्टिफिशियल रेनिंग। तो कृत्रिम वर्षा के लिए बादल बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसमें सब दिए हुए हैं और आपका उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, यानी कि क्या हुआ है, क्षारीय हो गया, सॉरी ये जो है वो अम्लीय है, 7 से नीचे अम्लीय होता है। जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, 6 से बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी खट्टा हो जाता है तो कितना हो जाता है, अच्छा ये <6। हाँ, तो खट्टा होने का मतलब क्या हुआ, एसिड तो है, तो एसिड क्या हो जाता है, यानी कि 6 से कम हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अमाशय में कौन सा अम्ल है, यानी अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? तो आप जानते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अग्न्याशिक रस भी बोला जाता है उसको। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? कारण क्या है इसका? और यानी कि जो जल कठोर होता है वो क्या करता है, साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन खुले होते हैं, जो साबुन का क्या कर देते हैं, अवक्षेप कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टील जो उच्च ताप प्रतिरोधी है, ठीक है, उच्च ताप प्रतिरोधी है, उच्च कठोर है और अपघर्षण प्रतिरोधी है, इसके निर्माण में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? यानी कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि लोहे में क्या मिलाया जाता है कि स्टील का निर्माण होता है। तो लोहे में जब क्रोमियम मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, स्टील का निर्माण होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या। जैसे पेट्रोल है, डीजल है और मिट्टी का तेल है, इन सब की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जितने भी खनिज तेल हैं उनकी जो वो है वो ऑक्टेन संख्या, जिसकी जितनी ऑक्टेन संख्या क्या होगी, अधिक होती है, वो अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। समान अणुभार लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? उन्हें समावयवी कहा जाता है और इस गुण को समावयवता कहा जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो क्या एसिटिलीन होती है, एथिलीन होती है? दोनों में से एक में से आपको क्या करना है, उत्तर निकालना है। ठीक है, तो एसिटिलीन नहीं होती बल्कि क्या होती है, एथिलीन गैस होती है। साबुन के निर्मलन का सिद्धांत क्या है? यानी कि साबुन किस तरह से क्या करता है, यानी कि वो कपड़े साफ करता है, तो इसका निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। और कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो कॉस्मेटिक पाउडर जो बनाए जाते हैं वो टेल्क से बनाए जाते हैं, तभी उनको टेल्कम पाउडर ज़्यादातर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान से और रसायन विज्ञान के, जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन्हीं से ही आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोगों के परीक्षा के अच्छे होने की शुभकामनाएं हम आपको यानी प्रदान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि आपका प्रश्न पत्र यानी पेपर कल का बहुत अच्छा हो और आप लोग इस यानी कि पहली वाली जो इसका प्रथम चरण है उस परीक्षा को आप लोग पास करें, आगे भी टाइपिंग दें और फिर आप सिलेक्शन लें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। पढ़ाई जो है अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी मेरे कहने मतलब है दोहराइए और दोहरा करके कल अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड से परीक्षा दीजिए। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।